नमस्कार दोस्तों। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार पिछले कुछ दिनों अर्मेनिया में थे। क्या कर रहे हैं वो वहां पर? क्या भारत साउथ कोकेशस में कोई नया रणनीतिक या सैन्य गठजोड़ तैयार कर रहा है और क्यों कर रहा है? चलिए थोड़ी बात हम कुछ बैकग्राउंड पर करते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत के जो आर्क राइवल्स हैं यानी कि पाकिस्तान और चाइना, इन्होंने दो तरीके से भारत को कॉर्नर करने की कोशिश की है। एक तो हमारे नेबरहुड के अंदर बड़ी इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, चाहे वो स्टेट एक्टर्स के थ्रू हो चाहे नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू हो। पाकिस्तान की प्रेजेंस तो हम जानते ही हैं कि किस तरीके से उन्होंने टेररिस्ट को सपोर्ट किया है भारत के अंदर। उसके अलावा नेपाल में उनके बेसिस, श्रीलंका में बेसिस और मोस्ट रिसेंटली बांग्लादेश में उन्होंने अपना पूरा एक प्रभुत्व स्थापित किया है। चाइना का किस तरह से उन्होंने भारत को घेरा है, चाहे वो नेपाल, श्रीलंका या नॉर्थ ईस्ट हो। उसके अलावा इंटरनेशनली भी इन लोगों ने बड़े अपने कुछ नए मित्र बनाए हैं जो कि भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में मक्का एग्रीमेंट साइन किया तुर्की के साथ और सऊदी अरब के साथ। चाइना की ग्लोबल प्रेजेंस तो हम जानते ही हैं, और उस चाहे वो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के थ्रू हो या फिर उसके तमाम तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं अलग अलग कंट्रीज में, बायलैटरल रिलेशंस हैं, कोवर्ट इंटेलिजेंस रिलेशनशिप्स है अलग अलग कंट्रीज के अंदर, नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ उनके जो टाइज हैं, उसके माध्यम से उन्होंने भी अपनी एक इंटरनेशनल प्रेजेंस कायम की है। तो अब शायद कहीं ना कहीं भारत के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में ये लगने लगा है कि भारत की सुरक्षा को खतरा सिर्फ साउथ एशिया में नहीं है, परंतु ये खतरा साउथ एशिया के बाहर भी जा चुका है और वर्ल्ड के अलग अलग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट थिएटर्स के अंदर भारत के शत्रु अपने पांव पसार रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मिस्टर राजेश कुमार की अर्मेनिया विजिट को हमें इसी संदर्भ में समझना होगा। अब पहले कुछ मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों से, खासतौर से 2020 के बाद, अर्मेनिया और भारत के रिश्ते बड़े मजबूत हुए हैं। मैंने इसे बड़े करीब से देखा है। मैंने पिछले 4-5 सालों के अंदर अर्मेनिया की लगभग 4 यात्राएं की हैं। वहां पर मीडिया वालों से, वहां के पॉलिटिशियंस से, थिंक टैंकर्स से, मिलिट्री सेगमेंट के लोगों से और आम नागरिकों से, हर तबके के लोगों से मेरे बड़े क्लोज इंटरेक्शन रहे हैं। उसके आधार पर मैंने अर्मेनिया को बड़ा और वहां की सिचुएशन को एनालाइज किया है और इसलिए मेरी एक थोड़ी सी समझ है उस रीजन की, उस कंट्री की। तो अब बात करते हैं आगे भारत और अर्मेनिया के रिश्तों के में क्या हुआ है इन दिनों। तो अर्मेनिया भारत के वेपन सिस्टम्स का सबसे बड़ा बायर बनकर के सामने आया है। पिछले 5 सालों के अंदर अर्मेनिया ने भारत से $40 मिलियन के स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार्स खरीदे, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे, 15 प्लेटफॉर्म्स खरीदे, इसके पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर्स खरीदे, एंटी टैंक एम्यूनेशन लिया, एंटी ड्रोन सिस्टम्स लिए और अब आगे बात चल रही है कि शायद वो हमसे लॉइटरिंग म्यूनिशंस लें और टैक्टिकल और प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन्स भी लेना चाहते हैं जिसके अंदर मिसाइल्स आती हैं बेसिकली। तो 2020 से 2024 के बीच में हमें अर्मेनिया से $2 बिलियन के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। अभी तक ये रिश्ता ज्यादातर प्रोक्योरमेंट का था या बायर सेलर रिलेशनशिप थी। अब ये कहा जा रहा है कि जो मिस्टर राजेश कुमार की जो विजिट हुई है अभी अर्मेनिया में, वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट है एंड इट मार्क्स अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दोनों कंट्रीज के रिश्तों में, क्योंकि अब ये रिश्ता एक मजबूत और स्ट्रक्चर्ड डिफेंस, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के दौर में एंटर कर रहा है। अब इस नेक्स्ट फेज में क्या होगा? नेक्स्ट फेज के अंदर हम उनको प्रेसिशन टैक्टिकल जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो उनको बेचेंगे। प्रलय को सेल करने के नेगोशिएशंस काफी एडवांस स्टेज में चल रहे हैं। उसके अलावा एस्ट्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी जो है उनको हम देने की तैयारी कर रहे हैं, उस पर भी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। इसके अलावा बात चल रही है कि जॉइंट वेंचर्स होंगे, जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, एक्सरसाइजेस होंगी, बहुत सारे हाई लेवल विजिट्स, डेलीगेशंस जाएंगे, इंडिया के ऑफिसर्स वहां जाएंगे, वहां के लोग यहां आएंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन होगा, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम्स है वो बनाए जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि अर्मेनिया की जो टोपोग्राफी है, हिली टोपोग्राफी, वो काफी कुछ आपकी कश्मीर से मिलती है। तो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस का जो जंगल वॉरफेयर का या हिली टोपोग्राफी में लड़ने का, ट्रेनिंग का जो एक्सपीरियंस है, वो उनकी आर्म फोर्सेस के लिए बहुत रिलेवेंट है।
तो ये तो बात हुई अभी तक के डेवलपमेंट्स की, और नेक्स्ट फेज में जिसको हम स्ट्रेटेजिक और एक डिफेंस पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, उसके दायरे में क्या क्या होगा। अब मेरा प्रश्न ये आता है, सबसे बड़ा प्रश्न जो कि मेरे दिमाग में ही, सभी के दिमाग में हो सकता है, कि वाई आर्मेनिया। आर्मेनिया के साथ ही एक हमारे इतने रिश्ते क्यों मजबूत हुए इन सालों के अंदर, और आर्मेनिया ही हमारा एक डिफेंस पार्टनर बनकर के क्यों आया। एक छोटा सा देश जिसका नाम ही बहुत कम लोग जानते होंगे देश के, हमारे भारत में आज भी, अब तो खैर अवेयरनेस काफी बढ़ गई है, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो इसको मैप में शायद लोकेट भी बहुत कम लोग कर पाएंगे। अब लेकिन बात यह कि आर्मेनिया एक मजबूत और सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर, डिफेंस बायर के रूप में सामने आया है। उसका कारण यह है कि आर्मेनिया खुद बहुत सारी अनिश्चितताएं फेस कर रहा है। आर्मेनिया के 3 वॉर्स हुए अजरबैजान के साथ में। सबसे पहला वॉर तो 1988 से 1994 के बीच में हुआ जिसमें आर्मेनिया को विजयश्री प्राप्त हुई। आर्मेनिया ने नगार्नो काराबाख का एक एन्क्लाव है जो कि अजरबैजान की टेरिटरी के अंदर है, जिसके अंदर आर्मेनियंस रहते हैं, उस एन्क्लाव को ले लिया और उसके आसपास के 7 जिलों को भी ले लिया कि ये बफर जोन की तरह काम करेंगे। वैसे मैं ये बात बता दूं आपको कि दोनों देश, आर्मेनिया और अजरबैजान, सोवियत रूस का पार्ट थे। 90-91 में जब सोवियत रूस का विघटन हुआ, उसके बाद ये स्वतंत्र हो गए और इनके बीच में लड़ाई चली, और 94 के अंदर जो है आर्मेनिया विजय हुआ और उस नागार्नो काराबाख उनके पास में आ गया। उसके बाद 30 साल का समय बीता और 2020 में फिर लड़ाई छिड़ी। 2020 में जो लड़ाई छिड़ी उसके अंदर अजरबैजान विजय हुआ, उसने वो 7 जिले वापस अपने कब्जे में ले लिए और नागार्नो काराबाख का 1/3 पार्ट अपने कब्जे में ले लिया। हुआ क्या, इन 30 सालों के अंदर आर्मेनिया ने अपनी फौज के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनकी फौज की कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी बिल्कुल रसातल में समा गई जाकर के। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस जीरो थी। उधर अजरबैजान ने तुर्की के साथ दोस्ती बनाई, अपनी मिलिट्री के ऊपर, फौजी स्ट्रेंथ के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, हथियारों के ऊपर बहुत जोरदार तरीके से काम किया। नए इनोवेटिव प्लेटफॉर्म्स खरीदे, ड्रोन्स में एक्सपेरिमेंटेशन किया और जो है आर्मेनिया को एक करारी शिकस्त दी। 2020 के अंदर जो युद्ध हुआ, जिसके अंदर अजरबैजान ने तकरीबन 1/3 हिस्सा ले लिया नागार्नो काराबाख का, वो शांत हुआ रूस के द्वारा कराए गए सीज फायर से। फिर रूस ने वहां पर अपनी 2000 की फौज रखी, लेकिन उसका भी कोई बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं और 2023 में यह युद्ध फिर छिड़ गया। आर्मेनिया ने ब्लॉकेड किया नागार्नो काराबाख, अजरबैजान ने ब्लॉकेड किया नागार्नो काराबाख का, और इस बार उन्होंने पूरा का पूरा अजरबैजान, अपना पूरा का पूरा नागार्नो काराबाख अपने कब्जे में ले लिया और वहां से तकरीबन 1 लाख एथनिक आर्मेनियंस जो रह रहे थे नगार्नो काराबाख के अंदर, उन्होंने वहां से पलायन किया और वो आर्मेनिया में चले गए। अब ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके बाद आर्मेनिया की स्थिति बहुत वीक है, मिलिट्रीली वो बहुत वीक है और उसे लगता है कि फ्यूचर के अंदर भी अजरबैजान से जो आक्रमण के खतरे हैं वो बढ़ते ही रहेंगे। और अजरबैजान का मजबूत गठजोड़ है तुर्की के साथ, जो कि आर्मेनिया की, आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न साइड में है, तो इसलिए जो है साउथ वेस्टर्न साइड में, तो वहां से भी काफी खतरे का वो सामना कर रहा है। उधर से जो रशिया, जो कि आर्मेनिया का पुराना पार्टनर था, डिफेंस पार्टनर था और जिसके साथ बड़े मजबूत रिश्ते थे, वो इस मामले के अंदर कुछ नहीं कर पाया। आर्मेनिया को बड़ी उम्मीदें थी रशिया से, लेकिन रशिया खुद यूक्रेन वॉर में इतना बिजी है, उसके पास खुद हथियारों की कमी हो गई है। वो नए नए हथियारों के सोर्सेज ढूंढ रहा है, चाहे वो ईरान से ड्रोन्स ले या फिर जो है चाइना से टेक्नोलॉजी या हथियार ले। इसलिए वो इस इलाके में अपनी दबदबे को वापस कायम करने के लिए कुछ खास कर नहीं पाया। वैसे तो ट्रेडिशनली ये जो साउथ कोकेशस का एरिया है, जिसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया, इस तरह के सारे कंट्रीज आते हैं, वहां पर ट्रेडिशनली रूस का ही दबदबा रहा है। तो रूस उस इलाके को अपने कंट्रोल से कभी जाने नहीं देना चाहेगा, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि रूस उस पर ध्यान ही नहीं दे सकता। उसके अलावा और जो बड़ी जंगें छिड़ी हुई हैं वर्ल्ड में, जैसे कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस, वो भी रूस का काफी एक जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर अटेंशन ऑक्यूपाई करके रखते हैं। तो किसे पड़ी है आर्मेनिया की? इसलिए फिर आर्मेनिया ने अपने मिलिट्री सोर्सेज, वेपन्स प्रोक्योरमेंट के सोर्सेज डाइवर्सिफाई करने शुरू किए। इंडिया एक बहुत सूटेबल ऑप्शन था, बिकॉज इंडिया के, एक तो हम कॉस्ट इफेक्टिव चीजें प्रोवाइड करते हैं,
सेकेंडली, आर्मेनिया का मोस्टली जो वेपन सिस्टम्स हैं, इक्विपमेंट है, वो सोवियत ओरिजिन का है या रशियन ओरिजिन का है। भारत का भी मिलिट्री इक्विपमेंट मोस्टली सोवियत या रशियन ओरिजिन का है। तो अगर आर्मेनिया भारत से सामान खरीदता है तो उसे वो अपनी मिलिट्री के साथ आसानी से इंटीग्रेट कर सकता है। अगर वो वेस्टर्न कंट्रीज से खरीदेगा तो वो सोवियत या रशियन इक्विपमेंट के साथ इंटीग्रेट उतनी आसानी से नहीं होगा, उसमें तरह तरह के टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। लेकिन भारत का इक्विपमेंट जो कि खुद सोवियत या रशियन ओरिजिन का है, वो इसके साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। भारत के लिए क्या फायदा है इसके अंदर? हमें जो है हथियारों का एक बहुत बड़ा बाजार मिल गया है। अब अगर हमारे हथियार वहां की कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर कामयाब होते हैं तो ये एक लिटमस टेस्ट पास करने जैसा होगा। उसके बाद पूरे विश्व में जो है भारतीय हथियारों के लिए एक रास्ते खुल जाएंगे और पूरे विश्व के बाजार भारतीय हथियारों के लिए खुल जाएंगे। अभी चूंकि पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स फैल रही हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट्स अगले 5, 7, 8 साल तक तो बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही हैं, तो पूरी दुनिया में हथियारों की जरूरत पड़ेगी, एम्यूनिशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए भारत जो है इस क्षेत्र के अंदर अपनी एक स्थिति मजबूत करना चाहता है और एक वेपन्स का, इक्विपमेंट का एक स्ट्रॉन्ग सप्लायर के रूप में इमर्ज होना चाहता है। दूसरी बात यह कि आर्मेनिया हमारे पूरे के पूरे कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स खरीद रहा है। जनरली जो हमारे बायर्स हैं वो कुछ पार्ट्स लेते हैं हमसे, कंपोनेंट्स लेते हैं या कुछ वेयर्स लेते हैं, उससे हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन आर्मेनिया पूरे के पूरे आपके कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स ले रहा है, जैसे कि पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर या आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पूरा आपका ले रहा है। तो उससे आपकी जो साख बनती है एज अ मिलिट्री वेपन सप्लायर और इक्विपमेंट सप्लायर, उस मामले में जो हमारी ग्लोबल लेवल पर जो क्रेडिबिलिटी बनती है वो एक अलग ही लेवल की होती है और उससे भारत को बड़ा फायदा है। ये फायदे तो हुए इकोनॉमिक लेवल के ऊपर और कहीं ना कहीं उससे हमारी इकोनॉमिक मजबूत होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन इसके अलावा भी भारत के पास कई तरह के जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं जो कि भारत को मजबूर करते हैं कि उस क्षेत्र में अपनी साख मजबूत करे, वो बड़ा जरूरी है। सबसे पहला कारण ये कि भारत का जो मेन राइवल है पाकिस्तान, उसने उस इलाके में अपनी प्रेजेंस बड़ी मजबूत की है। पाकिस्तान का तुर्की और अजरबैजान के साथ एक मल्टी सेक्टोरल ट्राइलैटरल एग्रीमेंट है जिसके अंदर ट्रेड भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स भी हैं, एनर्जी के भी प्रोजेक्ट्स हैं और सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनरशिप है। अजरबैजान पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस बायर बनकर के सामने आया है। इन्होंने JF-10 सप्लाई किए हैं, वो उनकी फोर्सेस को ट्रेन कर रहे हैं, उनके साथ अपनी मिलिट्री एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं। यहां तक कि जो नगार्नो काराबाख को लेकर के आर्मेनिया के साथ जो युद्ध हुए उसके अंदर भी पाकिस्तान ने इनकी मदद की, अजरबैजान की। उसके अलावा कुछ कोऑपरेशन बड़ा हिडन है, जैसे कि तुर्की के पास सदात है जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो जिहादिस्ट एक्टिविटीज के अंदर गुरिल्ला ऑपरेशंस में बड़ी एक्सपर्ट है, जो कि एर्दोगान ने अफ्रीका में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट थिएटर्स में डिप्लॉय कर रखी है। पाकिस्तान के पास लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो अब इन तीनों के बीच में जो पार्टनरशिप इमर्ज होकर के आई है उसके फलस्वरूप पाकिस्तान और ये सारे कंट्रीज उन एरियाज के अंदर यानी कि साउथ कॉकेशस के अंदर ये जो जिहादिस्ट एलिमेंट्स है इनकी भी आवाजाही को वहां पर बढ़ाएगा और इनके जो फुटहोल्ड है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा। और कहीं ना कहीं फ्यूचर में अगर कोई वॉर होती है अजरबैजान की आर्मेनिया के साथ में, तो ये जो इर्रेगुलर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये भी उनकी रेगुलर स्टेट आर्मीज को, चाहे वो तुर्की की हो चाहे अजरबैजान की हो, उसको मजबूत करेंगे, उसकी मदद करेंगे। इसके अलावा वो एक एरिया, वो जोन ऐसा है जहां पर कई सारे हमारे जो गैंगस्टर्स हैं इंडिया के, वो भी वहां पर अपने बेसिस बना करके बैठे हैं, वो एक्टिव हैं। तो वो डेफिनेटली फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के संपर्क में आकर के एंटी इंडिया एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कारण है कि भारत को वहां पर अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए, खास तौर से तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान के अलायंस को काउंटर करने के लिए। और ये अलायंस जो है साउथ एशिया के अंदर हमारी जो सिक्योरिटी का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको भी इंपैक्ट करता है, क्योंकि भारत का जो पाकिस्तान के साथ अभी जो वॉर्स हुए हैं उसके अंदर तुर्की ने डायरेक्टली मदद की थी पाकिस्तान की, फ्यूचर में भी तुर्की डायरेक्टली मदद करेगा इनकी। और अगर डिप्लोमेटिकली भी आप देखें तो कश्मीर के मुद्दे के ऊपर तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, आर्मेनिया भारत का समर्थन करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक कंपल्शन है कि हम साउथ कॉकेशस के अंदर यानी कि उस रीजन में अपनी पकड़ मजबूत करें। सेकेंडली,
हमारा एक और रीजन जो है वो जियो इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर बड़ा हमें मजबूर करता है कि हम अपनी उनके साथ रिश्ते मजबूत करें, आर्मेनिया के साथ। वो ये है कि हमें जरूरत है यूरोपियन, सेंट्रल एशियन और यूरेशियन मार्केट्स के अंदर ओवरलैंड रूट्स की एक्सेस की। अभी हमारे पास लैंड रूट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान उसके उस एरिया से डायरेक्टली कनेक्टेड है, सेंट्रल एशिया से, और वो एक एनिमी टेरिटरी है। हम उम्मीद कर रहे थे कि ईरान में चाबहार के रास्ते हम आर्मेनिया से कनेक्ट होंगे और वहां से रूस और यूरोपियन मार्केट्स को एक्सेस करेंगे। अब चूंकि वो थोड़ा मुश्किल हो गया है, बिकॉज ईरान की हालतें आपको सभी को पता ही हैं, वहां पर वॉर चल रही है। लेकिन ये आईएनएसटीसी एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट रीजन था इंडिया का आर्मेनिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने का। उसके अंदर एक जो फैक्टर जिसने इसको और मजबूत किया था वो था कि आईमैक का जब भविष्य जो है डावाडोल नजर आया बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, उसके बाद हमें और ये लगा कि हमें आर्मेनिया के साथ रिश्ते मजबूत करके आईएनएसटीसी को मजबूत करना चाहिए। यही बात रशिया को भी लगी। जब यूक्रेन वॉर के बाद उसने वेस्टर्न सैंक्शंस का सामना किया तो उसे लगा कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है अब वेस्टर्न कंट्रीज जो है उसकी मैरीटाइम एक्सेस को और जगह जो कनेक्टिविटी है उसको ब्लॉक करेंगे, तो ये आर्मेनिया के रास्ते आईएनएसटीसी के थ्रू अपनी कनेक्टिविटी साउथ एशिया या इंडियन ओशन के अंदर अपनी मजबूती, मतलब उस कनेक्टिविटी को मजबूत करें। तो ये उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट रीजन था और हमारे लिए भी एक इंपॉर्टेंट रीजन था। तो इसलिए हमने उस एरिया में अपनी प्रेजेंस बढ़ाई। उसके अलावा एक और फैक्टर था जो कि हमारे आर्मेनिया के साथ जो बढ़ते हुए रिश्ते हैं उनको मजबूती प्रदान कर सकता था, वो था हमारी उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशनल पार्टनरशिप। पास्ट में आर्यन एंसेस्ट्री कॉमन है। बताते हैं कि इतिहास के अंदर भारत से कई सारे प्रिंसेस वहां पर गए थे और उन्होंने हिंदू धर्म का भी आर्मेनिया में प्रचार प्रसार किया था। मोर रिसेंट टाइम्स में, मिडिवल टाइम्स में और खास तौर से मॉडर्न टाइम्स के अंदर आर्मेनियन ट्रेडर्स भारत के कई शहरों में आते जाते रहे और वहां पर सेटल भी हुए। बॉम्बे, कलकत्ता उनमें खास रहे। कलकत्ता में तो आज भी एक बड़ी स्ट्रांग आर्मेनियन कम्युनिटी है, उनके चर्चेज हैं, स्कूल्स हैं। मॉडर्न आर्मेनिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मद्रास में लिखा गया था। उसके अलावा सोवियत टाइम्स के अंदर इंदिरा गांधी ने आर्मेनिया की यात्रा की थी। तो ये सिविलाइजेशनल पार्टनरशिप भी जो है काफी मजबूत रही है हमारे और आर्मेनिया के बीच में। तो हमें एक भरोसा था कि उस एरिया में हम अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। अब मैं आता हूं कि जो अभी एक बात हमारे यहां पर जो प्रचलित है वो ये कि भारत और आर्मेनिया के रिश्ते मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं, और खास तौर से राजेश कुमार जी की विजिट के बाद तो ये बात और ज्यादा बलवती हो गई है। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह है, क्या इस बात को हमें ऐसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि भारत की भी अपनी सीमाएं हैं, अपने लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि भारत का अभी तक का जो फोकस था वो ये था कि भारत आर्मेनिया को अपने हथियार बेचे। भारत की अप्रोच उसके ज्यादा बियॉन्ड नहीं जा पाई। वो बहुत लंबे जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक मनूवरिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े एक्टर्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल पावर्स। तो इसलिए भारत अपना हथियार बेचने में इंटरेस्टेड था उनको। लेकिन आर्मेनिया की एक्सपेक्टेशंस हमसे कहीं ज्यादा थी। उन्हें सिर्फ हथियार नहीं चाहिए थे, उन्हें जो है हमारी एक स्ट्रॉन्ग जियो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, हमारी एक मजबूत प्रेजेंस वहां पर, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयरिंग के लेवल पर हो, सपोर्ट के लेवल पर हो, मिलिट्री सपोर्ट के लेवल पर हो, मिलिट्री प्रेजेंस के लेवल पर हो, उस लेवल पर भी वो चीजें हमसे उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि वो शत्रुओं से घिरे हुए हैं तो उन्हें भी दोस्त चाहिए। लेकिन शायद हम उसको देने में या तो कामयाब नहीं थे, या हमारा वो विजन नहीं था, या फिर जो है हमारे पास वो कैपेबिलिटीज नहीं थी, तो हम उस पर फोकस नहीं कर पाए। सेकेंडली, वहां पर जो जो पावर्स अभी मौजूद हैं वो सारे ग्लोबल एक्टर्स हैं। जैसे कि चाइना वहां पर काफी साउथ कोकेशस में स्ट्रांग है। चाइना के जॉर्जिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं। आर्मेनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और चाइना के जो भारत के जो शत्रु देश हैं, यानी कि पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। उसके अलावा अमेरिका अमेरिका के भी तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आप अजरबैजान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे साथ रिश्ते तल्ख हैं। उसके अलावा पाकिस्तान पाकिस्तान के तुर्की के साथ, अजरबैजान के साथ, रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात है। रूस तो उस एरिया में एक ट्रेडिशनली स्ट्रांग मैन रहा ही है, बड़ा एक स्ट्रांग प्लेयर रहा है। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर हमें बहुत ज्यादा, हमारे लिए कन्वीनियंट सपोर्ट सिस्टम वहां पर नहीं है। यहां तक कि रूस, जो कि हमारा एक पुराना मित्र रहा है,
वो भी अब हमारे साथ उस तरह से वार्म नहीं है, क्योंकि उसके कई सारे कारण हैं। अभी वर्तमान में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, चाहे वो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट हो, उसके अंदर भारत को वेस्टर्न कैंप के साथ ज्यादा अलाइंड देखा जाता है और रशिया उसे अपनी तरफ नहीं मानता और मानता है कि उसकी दोस्ती अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ ज्यादा है। तो इसलिए रशिया भारत को एक संदेह की नजर से देखता है। मैं ये नहीं कहता कि रशिया भारत के बीच में कोई घोर शत्रुता है या कोई वैमनस्य, ऐसा नहीं है। भारत की रूस के साथ एक पुरानी दोस्ती रही है, मित्रता है, वो रिश्ते इंटैक्ट हैं आज भी, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजंस एक फ्रिक्शन है, एक अनईजीनेस है और एक संदेह है। और रशिया के साथ चाइना के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, रशिया की इनफैक्ट चाइना पर एक डिपेंडेंस है। तो वहां पर जितने भी ग्लोबल एक्टर्स हैं वहां पर वो भारत के लिए अभी बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है, तो वो भी भारत की बढ़ती हुई प्रेजेंस को वहां पर ब्लॉक करते हैं। सेकेंडली, ईरान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई है उसके बाद से हमारा वहां पर एक एक्सेस जो है, ओवरलैंड एक्सेस, वो भी अब बंद हो गया है। थर्डली, वहां पर अभी अर्मेनिया ने अपनी टैक्टिक्स को चेंज की हैं, बिकॉज अर्मेनिया को लग गया कि बहुत ज्यादा मिलिट्रीली तो उससे सपोर्ट मिलेगा नहीं, तो वो अब तुर्की और अजरबैजान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है उसके क्रॉस रोड्स ऑफ पीस प्रोजेक्ट के माध्यम से। उसके अलावा जब उसे लगा कि रशिया भी उसके सपोर्ट में नहीं आया, तो वो अमेरिका के साथ, वेस्टर्न कैंप के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। इसी के फलस्वरूप अमेरिका ने इंटरवीन किया और एक ट्रिप कॉरिडोर वहां पर जो है वो बनवाने का, पूरा उसको लागू करवाने का प्रयास किया है। और वो ये है कि अर्मेनिया के सदर्न मोस्ट रीजन में, यानी कि उसके स्यूनिक प्रोविंस के अंदर एक कॉरिडोर बनेगा जो अजरबैजान को कनेक्ट करेगा नाक्चिवान ऑन्क्लाव से। नाक्चिवान अजरबैजान की टेरिटरी है और लेकिन वो अर्मेनियन मेनलैंड के अंदर है, तो बीच में अर्मेनियन कॉरिडोर आता है, अर्मेनियन टेरिटरी आती है 42 किलोमीटर्स की। तो ये ट्रिप कॉरिडोर अजरबैजान को कनेक्ट करेगा नाक्चिवान से और वो आगे जाएगा तुर्की। तो इसके कारण उस एरिया के अंदर तुर्की और अजरबैजान की स्थिति मजबूत हो जाती है। अभी तो अमेरिकन का भी उसको मैनेज करने में काफी एक स्ट्रांग होल्ड रहेगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि तुर्की की स्थिति और अजरबैजान की स्थिति वहां पर काफी मजबूत होती है। तो हम एक तरह से देख सकते हैं कि वहां पर इंडिया के लिए जो कहते हैं ना, एक जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है। अब हम आते हैं डिफेंस डील्स के ऊपर। तो जब से ये ट्रिप कॉरिडोर वहां पर उसमें इंप्लीमेंटेशन में आया है, 2026 के एंड तक अर्मेनियन पार्ट उसका पूरा हो जाएगा। और इस ट्रिप कॉरिडोर के अनाउंसमेंट के बाद अर्मेनिया ने अपने डिफेंस बजट में भी काफी कटौती की है। 2026 का बजट 2025 से 15% कम है, यानी कि 265 बिलियन या मिलियन डॉलर कुछ कम है। इसका सीधा असर भारत से होने वाले डिफेंस इंपोर्ट्स पर भी पड़ेगा। तो इसलिए जब हम ये बात कहते हैं कि भारत की अर्मेनिया के साथ एक बहुत मजबूत, रोबस्ट डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने वाली है, तो हमें कहीं ना कहीं इन लिमिटेशंस को भी ध्यान रखना चाहिए। और हमें यह भी मानना होगा कि जो वहां पर ग्लोबल एक्टर्स का एक जो जमावड़ा हो रहा है, वो भारत के ऊपर कई तरह के रेस्ट्रेंट्स लगाते हैं। अब फाइनली मैं एक बात कहूंगा कि देखिए, लिमिटेशंस हर कंट्री के होते हैं, हर पावर के होते हैं। को जो भी कंट्री एक्सपैंड करना चाहता है उसके होते हैं। तो भारत को भी उस तरह की लिमिटेशंस, चैलेंजेस, स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पूरी दुनिया में सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें उनकी सोच बदलनी पड़ेगी। सबसे पहला परिवर्तन तो हमें ये लाना पड़ेगा कि अब एक फंडामेंटल लेवल पर भारत का जो सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें ये रियलाइजेशन जरूरी है कि भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सिर्फ साउथ एशिया तक कन्फाइंड नहीं है। आपके टीवी चैनल्स के ऊपर कुछ लाउड और बड़े जिंगोइस्टिक एंकर्स आकर के पाकिस्तान को गाली देकर के सिक्योरिटी का चैप्टर अगर वहीं पर क्लोज कर देंगे, तो भारत एक कूपमंडूक बन करके रह जाएगा। आपको अपना नजरिया फैलाना पड़ेगा, उसको वाइडन करना पड़ेगा। जैसे जैसे भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, एक फौजी ताकत के रूप में एक्सपैंड कर रहा है, भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट पूरी दुनिया के अलग अलग थिएटर्स में फैलते जा रहे हैं। और भारत के एनिमी कंट्रीज भी दुनिया के अलग अलग कोनों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। उनका जवाब भारत को देना पड़ेगा, उनको काउंटर करना पड़ेगा, नए दोस्त बनाने पड़ेंगे। और उसके लिए हमें एक अलग तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए और एक अलग तरह की डिप्लोमेटिक लीडरशिप चाहिए। अभी तक हमारे यहाँ पर डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी, इसको करियर ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं।
करियर ब्यूरोक्रेट्स का नजरिया बड़ा स्टेटस कोइस्ट होता है, वो डिफेंसिव प्ले करते हैं, उनके अंदर कई तरह की और प्रॉब्लम्स होती हैं, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, उसके अलावा लॉयल्टीज के भी इशू आते हैं। हमें जरूरत है कि एक एनलाइटेंड पॉलिटिकल लीडरशिप आए, बड़े हमें स्ट्रेटेजिक थिंकर्स चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए, जो इन सब प्रॉब्लम्स को, इन सारे जो नए स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस आ रहे हैं, इनको सिस्टमैटिकली एड्रेस करें, इन पर गहन विचार करें, विश्लेषण करें और एक एनालिटिकल माइंड के साथ कुछ एक रोड मैप तैयार करें। जब तक ये नहीं होगा, हम इन बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों से नहीं निपट पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बस इसी तरह हमारे कंटेंट को लाइक करें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।